राजनीति पूरी तरह से व्यवसाय हो चुका है और इसका शिकार पूरी तरह से जनता हो चुकी है और जनता को शिकार करने में इन्हीं राजनीति से जुड़े हुए नेताओं का जिम्मेवारी है। लाइव मैं हूं अनूप कुमार सिंह, डिजिटल स्टेट हेड बिहार। हम अभी मौजूद हैं पटना के आशियाना इलाके में और हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद हैं जो पब्लिक मिशन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं संजय सिंह जी की। आइए मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी नमस्कार। गणाधीश लाइव में आपका स्वागत है। आपका, आपके पूरे टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। पूरी टीम को बहुत शुक्रिया। अपने बारे में कुछ बताएं। हमारा जीवन तो सामाजिक क्षेत्रों में रहा है अधिवक्ता होने के साथ ही साथ, और जैसा कि आपने बताया पब्लिक मिशन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का हमें गौरव प्राप्त हुआ है और हमारे मित्रों ने मिलकर ये जवाबदेही मुझे दी है। चंद शब्द यह बता देना चाहेंगे कि पब्लिक मिशन पार्टी 2015 में बनी। उसके पूर्व पब्लिक मिशन नाम से एक सामाजिक संगठन था। सरकार के पक्ष में, सरकार के विरुद्ध, जनता के हित, जनता के लिए अनेक तरह के आंदोलन में हिस्सा लेते हुए पब्लिक मिशन एक पब्लिक मिशन पार्टी के रूप में बनी। मेरा सौभाग्य है कि मेरे मित्रों ने हमारी योग्यता को दरकिनार करते हुए, कहने का अभिप्राय यह है कि मैं तो इस योग्य नहीं था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन कर सकूं, इसके बावजूद हमारे मित्रों ने प्रेम से हमें ये दायित्व को दिया है। जो भी बन पड़ा है या जो भी बन पड़ता है, मैं इसका दायित्व को निर्वहन करने का प्रयास करता हूं। बहुत अच्छा। तो सर हम जानना चाहेंगे कि अभी आपने देखा कि पूरे देश में एक मामला है जिससे पूरा देश जल उठा, खास करके बिहार जल उठा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अग्निपथ योजना की, जो सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है और इसको लेके युवाओं में, पूरे देश में एक हलचल पैदा हो गई। खास करके बिहार से काफ़ी, केंद्र सरकार को भी काफ़ी नुकसान हुआ, रेलवे को नुकसान हुआ और युवाओं में काफ़ी गुस्सा है। आम लोगों में भी काफ़ी इस मामले को लेके गुस्सा है। यह सरकार समझा नहीं पाई। क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो अनूप जी आपको बहुत धन्यवाद। मेरे हाथ में आपका अखबार है जनादेश, और हाँ गणादेश, और इस गणादेश में ये पहला न्यूज़ है अग्निपथ को लेकर के। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तो अग्निपथ 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 यानी कि आप बेहद सजग हैं और आपने इस इशू को बहुत ही बेहतर तरीके से उठाया है, तो धन्यवाद के आप पात्र हैं। अब बात आती है हम लोगों की अपनी विचार की। मैं यह नहीं कह सकता कि सरकार का कोई इसके पीछे गलत भावना रही हो या गलत भावने से इस स्कीम को लाया गया है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि सरकार को जो विचार गंभीरतापूर्वक इस इशू के लिए करना चाहिए था, शायद सरकार द्वारा नहीं किया जा सका। और सरकार के पास अभी भी वक्त है कि इस पर विचार करे। ऐसे इशूज जो कि नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, और सरकार भी नेशनल इंटरेस्ट की ही बात कहती है कि ये देश हित में है, तो सरकार को इस पर बेहद गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार ने 4 साल का वक्त दिया है कि जो भी होंगे 17.5, आप सभी जानते हैं 17.5 से 21 साल हमारे जो फौजी भाई बनते हैं उनकी उम्र की सीमा है। 4 साल उनके लिए ये सेवा करने का अवसर सरकार ने देने का निर्णय लिया है। अग्निवीर के माध्यम से वो अग्निवीर कहे जाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि लगभग उनका 2 साल समय उनकी छुट्टी और उनकी ट्रेनिंग में चली जाती है। आप बताएं कि कोई 2 साल में देश की कितनी सेवा दे पाएगी? कोई भी योजना द्वारा आप कितना सेवा ले सकेंगे? दूसरी बात कि ये जो फौज की जो नौकरी है, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, पेट पालने का चीज़ नहीं है। हमारा देश उन फौजी भाइयों के हाथों में सुरक्षित रहता है। उनके सुरक्षा के कारण ही हम आप स्वतंत्र रूप से हैं, अपने घर में हैं या कहीं भी पूरे कंट्री में घूम रहे हैं, उनमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। प्रश्न ये उठता है कि ये भावना से फौजी हमारे काम करते हैं। राष्ट्र के प्रति भावना, सीने पे गोली खाने वाली भावना एक दिन में उत्पन्न नहीं होती है। एक सैनिक को तैयार करने में काफ़ी वक्त, उनके सीनियर अधिकारियों का काफ़ी समय उनके पीछे उनके विचार,
देश के प्रति आस्था उनके मन, मस्तिष्क और हृदय में स्थापित करने पड़ते हैं और वो एक लंबे काल अवधि के बाद ही उन सारे चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो सरकार को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए कि कोई चंद दिनों की ट्रेनिंग से और 2 साल की नौकरी से राष्ट्रहित की भावना जिस रूप में हम सोचते हैं एक सैनिक के बारे में, उस रूप में उनके हृदय में समाहित हो रही है या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उनको पेंशन क्या मिलेगा, सैलरी क्या मिल रही है, ये दूसरी बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या उनके हाथों में जिस तरह से हमारा फौजी का इतिहास रहा है, उस इतिहास को देखते हुए उनके हाथों में हमारा देश उसी रूप में सुरक्षित रहेगा, बलिदान की भावना उसी रूप में उनके अंदर उत्पन्न होगी, देश के प्रति निष्ठा और कर्तव्य उसी तरह से उनके अंदर उत्पन्न होगा। यह बड़ा ही प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हम जानना चाहेंगे सर आपसे ये कि जहाँ तक सरकार की बात है, तो सरकार के कई मंत्रियों का बयान हमने सुना, यहाँ तक ऐसे ऐसे मंत्रियों का बयान सुना जो सेना में रह चुके हैं और बड़े पदों पे रह चुके हैं। उनका कहना है कि हमारे देश के अलग कई देशों में ये परंपरा रही है और ऐसे योजनाएं हैं, अग्निवीर के रूप में बहाली होती है और ये बहुत ही अच्छी योजना है और हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे। बाद में तो अभी हाल में खबरें आई कि गृह मंत्रालय के द्वारा 50% आरक्षण उनको दी जाएगी और सरकार ने जहां तक कहा कि 10% आरक्षण सभी विभागों में दी जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि शुरुआती दौर में जो इन्होंने अपनी तैयारी की इस योजना को लाने के लिए और धीरे धीरे पूरे सरकार के हर महकमा के लोग इसमें लगा दिए गए काउंटर करने के लिए? जी, आपका अनूप जी कहना बिल्कुल सही बात है और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न छेड़ा है। पहली बात, ये जितने सारे तर्क हैं, सरकार अपनी गलती को समझ चुकी है। सरकार छुपने का प्रयास कर रही है, वो सेना के पीछे छुपने का प्रयास कर रही है, अन्य मुल्कों का उदाहरण देकर सरकार छुपने का प्रयास कर रही है। हम इसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, बहुत सारे मुल्कों में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन उस मुल्क का वो अनिवार्य सेवा है, हर नागरिक को अनिवार्य सेवा है। जिन मुल्कों में ऐसी व्यवस्था है कि हर नागरिक को सैन्य सेवा अनिवार्य है, कहीं 11 महीने के हैं, कहीं 21 महीने के हैं, हर मुल्क में ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में नहीं है और ना आप हिंदुस्तान में कर सकते हैं। हम तो स्वागत करेंगे कि हमारी सरकार, जो वर्तमान सरकार है, ऐसी व्यवस्था करे कि हर नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य करते। दूसरे मुल्कों में यह व्यवस्था है, लेकिन भारत में व्यवहारिक रूप में इसलिए संभव नहीं है कि यह बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है। 130 करोड़ आबादी वाले मुल्क के लिए हर नागरिकों को ये अच्छा बेहतर स्कीम सौंपना भी बड़ा मुश्किल काम है आर्थिक दृष्टिकोण से। तो सरकार का यह तर्क कि अन्य मुल्कों में ऐसी व्यवस्था है, अन्य मुल्कों में घोषित अनिवार्य सेवा है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो उसके पहले आपको सैन्य सेवा में जाना होगा और सैन्य सेवा की ट्रेनिंग अनिवार्य है। अगर आपको चिकित्सक बनना है, प्रोफेसर बनना है या अन्य किसी भी सरकार की सेवा में जाना है, तो आपको यह सेवा अनिवार्य रूप से आपके अनुभव में शामिल होना चाहिए। यह पहली बात। दूसरा, यह बड़ा दुर्भाग्य है अनूप जी कि आज हमारे देश के तीनों सेना को इकट्ठे होकर के यह बताना पड़ रहा है कि यह स्कीम जो है वो सही है। यह दुर्भाग्य है। पर दुखद यह है कि आज के वातावरण में पढ़े लिखे लोग जो समझ रहे हैं यह स्कीम सेना की द्वारा लाया गया है या सरकार द्वारा लाया गया है, यह सरकार का, सरकार के द्वारा लाया गया। यह रक्षा मंत्रालय का स्कीम है। इस स्कीम के बारे में रक्षा मंत्रालय का PRO, रक्षा मंत्री, ये सारे लोग बता सकते हैं। हमारे सैन्य अधिकारी हैं, ये हमारे आर्मी के चीफ हैं, वायुसेना के चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं और लोगों को बताए, यही जाहिर करता है कि एक खामियों से भरा हुआ चीज़ है। पहली बार तीनों सेना के प्रमुख आकर सामने बातों को रखें। और एक चीज़ मैं चर्चा करना चाहूँगा सर कि ये इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि कई जगहों से, यहाँ तक कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ लीडरों ने भी कहा और काफ़ी दिनों से मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में बड़े महकमे में, जैसे रेल मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो या और वित्त मंत्रालय हो और बड़े महकमों में कितनी बहालियाँ हुई। आज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार के ही एक वरिष्ठ सांसद वरुण गांधी का बयान आया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि 1 करोड़ जो पद रिक्त हैं हमारे बड़े मंत्रालयों में, प्रधानमंत्री जी पहले उसको भर दिया जाता, उसके बाद इसके बारे में सोचा जाता। तो क्या ये सही है कि भारत के कई मंत्रालयों में अभी भी लाखों पद रिक्त हैं और सरकार उसको
नहीं समय भर के ये नया एक विवादास्पद स्कीम लाई है? इसमें पूरी तरह से सच्चाई है अनूप जी, और ये बहुत दुखद है। अन्य विभागों में तो खाली हैं ही। अभी 2 साल पहले एग्ज़ाम हुए हैं, साल भर पहले इन सैनिकों का एग्ज़ाम हुआ है, उनका मेडिकल हो गया है, उनका फाइनल हो गया है। सरकार इन्हें क्यों नहीं ज्वाइनिंग देती है? इन्हें क्यों अवसर नहीं दे रही है? सेना में लाखों पद खाली हैं, सरकार वो बहाल नहीं कर रही है। सरकार कह रही है कि 45,000 हम अग्निवीर, अग्निपथ, इस सरकार का एक मॉडल है। इस मॉडल में सरकार सरप्राइज देने में विश्वास करती है। सरकार बड़े बड़े नामों, जैसे आप कुछ राजनीति देखते होंगे, राजनीति लोगों का छंद अलंकार, धरती पुत्र हमारे फलाने, योद्धा हमारे फलाने, इसी तरह से सरकार स्लोगन के माध्यम से पूरे कंट्री को तो क्या वरुण गांधी की बात सच है? वरुण गांधी की बात पूरी तरह से अक्षर से सहत है। और एक और हम वरुण गांधी जी की तारीफ करते हुए बात कहेंगे। वरुण गांधी जी ने आज कहा है कि हमारे आर्मी भाइयों को पेंशन नहीं मिलेगा, यानी जो अग्निपथ में जो हमारे योद्धा जा रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगा। मैं अपनी पेंशन छोड़ने की घोषणा करता हूँ, सारे MP और MLA छोड़ने की घोषणा करें। आज वरुण गांधी जी ने ये बात कहा है, स्वागत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसकी कल घोषणा कर दें। जैसे अचानक आके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कल से नोट बंद हो जाएंगे, GST लागू हो जाएंगे, इन अग्निपथ या अग्निवीरों का वगैरह वगैरह जो सारे उनके स्कीम है, जिसको लॉन्च जिस प्रकार से करते हैं और सेंसेशन समाज में पैदा करते हैं, आएँ और अपने लोगों को कहें। अगर पूरे को नहीं कह सकते हैं तो कम से कम अपने लोगों को कहें। 300 का उनका सांसद का 300 प्लस सांसद हैं उनके साथ, वो कहें कि सारे लोग हमारे ही पार्टी के, BJP के एक सांसद ने पहल किया है, उनका अनुसरण करते हुए उनके अनुसार सारे BJP के MP, सारे BJP के MLA अपना अपना पेंशन छोड़ दें। ये स्वागत जो कदम होगा। उन्हीं के सांसद हैं वरुण गांधी, और उन्होंने आज इसकी घोषणा की है कि मैं अपना पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। अग्निवीर में जो जाने वाले हैं स्कीम के तहत, वो उनको पेंशन की व्यवस्था नहीं। एक सवाल मेरे जहन में है सर, और ये आम आदमी का सवाल है। पूरे देश में कई जगहों से खबरें आ रही है, हमारे गणादेश के लिए भी कई खबरें आई कि ये जो विवाद बढ़ा है अग्निपथ को लेके, उसमें लोग कह रहे हैं, आम लोगों का कहना है या देश की जनता का कहना है कि ये बड़े पदों पे जो लोग हैं, जैसे हमारा संविधान में बनाया गया है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े जितने पद हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, उनका वेतन कभी घटता नहीं है, बढ़ते चला जाता है। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में दिल्ली विधानसभा में विधायकों को वेतन चौगुना करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। भले उस स्वीकृत नहीं हुआ, दोगुना हुआ या जो भी। तो सांसद विधायक का वेतन दोगुना हो जाए, चौगुना हो जाए, एक दिन भी कोई सांसद रहता है तो उसे पेंशन दी जाती है, विधायक एक दिन हो जाए तो उसको पेंशन मिलता है। और ये कैसी परंपरा है देश में? लोगों का ये सवाल है कि जो जनप्रतिनिधि जो सेवा की भावना रखते हैं, हम जनप्रतिनिधियों को जनता की सेवा के लिए भेजते हैं, तो केवल वो सुख सुविधा लेते हैं और सेवा तो भूल जाते हैं। तो क्या यह माना जाए कि सरकार में के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो रहनुमा हैं, इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? जो सांसद, विधायक और बड़े पदों पे, जहाँ तक वरुण गांधी की बात आपने कही, बिल्कुल स्वागत योग्य है। तो क्या ऐसे लोग क्यों सामने नहीं आते हैं कि अपना वेतन, जो लोग अमीर हैं, जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े पूंजीपति राज्यसभा में जाते हैं, सांसद विधायक बनते हैं, तो उन लोगों को वेतन की क्या जरूरत है? उन्हें वेतन क्यों चाहिए? उन्हें सुख सुविधा क्यों चाहिए? वो तो जनता की सेवा करने गए हैं। बिल्कुल अनूप जी, आपकी बात सही है, और बड़ा ही आज के परिवेश में ए रिलेवेंट क्वेश्चन है। इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए, लेकिन इस पे विचार हमारे जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जिनको हम चुन कर भेजते हैं, दुर्भाग्य है वो इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। चूँकि आज जो राजनीति है उसको आप, हमारी जो पहले लोकतंत्र की स्थापना आपके कंट्री में हुई और लोकतंत्र का सिद्धांत जिस रूप में हमारे देश ने स्वीकार किया, आज उस सिद्धांत से हट के राजनीति हो रही है। आज राजनीति पूरी तरह से व्यवसाय हो चुका है और इसका शिकार पूरी तरह से जनता हो चुकी है, और जनता को शिकार करने में इन्हीं राजनीति से जुड़े हुए नेताओं का जिम्मेवारी है। ये सैलरी और पेंशन तो एक अलग बात है, हम इससे हट के आपको एक बात बताना चाहते हैं। हमारे लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी जगह प्रतिदिन फर्जी बिल बनते हैं। जैसे बहुत सारी कमेटियां होती हैं, इस कमेटियों के मेंबर हमारे विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और उनको प्रतिदिन कहीं जाने का, टूर पे जाने का, मीटिंग करने का, जनता की समस्या को सुनने का वगैरह वगैरह के लिए कमेटियां बनाई जाती है, और इन कमेटी पे लाखों करोड़ों का खर्चा आता है। वो जाए या ना जाए, फर्जी बिल के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपये का भुगतान सभी फाइनेंशियल ईयर में होता है।
ये तो हमारे आपके नज़र के सामने दिख रहा है कि इनका कमिटमेंट देश के प्रति है, समाज सेवा की, और ये समाज सेवा के बदले जाकर के एक एम्प्लॉय बन गए हैं, अपनी सैलरी को प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, पेंशन को बढ़ा रहे हैं, किसी भी तरह से लेना चाह रहे हैं। इनकी यह गलती तो हमें स्पष्ट रूप से दिखती है। लेकिन आपको बता रहे हैं, अगर हिंदुस्तान की कोई एजेंसी इसकी जांच करे तो ये लाखों करोड़ों रुपया में हो सकता है, जितना रुपया प्रतिदिन गमन होता है। ऑफिस का बाबू, फलाने बाबू एमएलए गए, फलाने बाबू एमएलसी गए, उनको कह दिया कि इस मामले में मेरा यह बिल बना दो, और उनकी यह बिल भर जाती है। आप पत्रकार हैं, आपके टीम से जुड़े हुए लोग हैं, आपके मित्र भी होंगे। हम कहते हैं इस दिशा में भी लोगों को खोजबीन करनी चाहिए। पकड़ना मुश्किल है, लेकिन इस दिशा में भी देश के अरबों रुपया इस चीज़ में जाते हैं। आप इसकी बात कहते हैं, कितना बड़ा ये मुश्किल है। बिहार में विधान परिषद है, मात्र 5 स्टेट में बिहार परिषद बचा हुआ है। कभी आपने गंभीरता से सोचा है कि विधान परिषद की भूमिका क्या है, सिवाय इसके कि विधानसभा से जो आए और नेता ने जो कह दिया उसके लिए मेज ताली बजा देने के अलावा उनके पास कोई विकल्प है? कोई इशू उठाते हैं, कोई जंग जनता की लड़ते हैं? कुछ नहीं, जबकि खर्च उस पर अरबों अरब रुपया है। तो औचित्यहीन बातें। अभी संयोग से आपने एक पुस्तक की चर्चा की थी कि यहाँ का सिस्टम लोगों को गुमराह करता है या लोगों के सोच के विरुद्ध कार्य करता है। ये सच्चाई है सर। हम कहना चाहेंगे ये बात कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए दुर्जनों की दुर्जनता जितना दोषी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा सज्जनों की निष्क्रियता है। मैंने कई जगह ये बातें सुनी है। तो क्या अभी तो हाल के दिनों में सुना हमने कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ये है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पे कोई निदान निकलेगा? इसकी उम्मीद आप बहुत कम कर सकते हैं, ना कहना उचित नहीं है। आप एक वरिष्ठ वकील भी हैं। हाँ जी, इसीलिए ये बात हम कह रहे हैं कि जिस पेशे में हम हैं और उसको बेहद करीब से देख रहे हैं, यह कहना कि सर्वोच्च न्यायालय या कोई उच्च न्यायालय पूरी तरह से जनता को दृष्टिकोण में रख के कोई अपना फैसला सुना दे, ये बड़ा ही कठिन कार्य है। इसके बहुत सारे आयाम हैं और उन आयामों पे आप बेहतर तरीके से कभी चर्चा की जा सकती है। लेकिन सामान्यतः यह समझें कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो जज बनते हैं, कोई आसमान से नहीं आते हैं, हमारे आपके समाज के हिस्से होते हैं। हाई कोर्ट में जज बनना है तो हमारे आपके बीच से ही लोग जाते हैं और बनते हैं। तो उनका जो प्रीवियस कंडक्ट होता है वो उन पे हावी रहता है। प्रीवियस जो उनका सोच है, जो उनका माइंडसेट है, उनके कार्य करने के शैली पे उन पे हावी होता है। इसमें चंद अपवाद लोग होते हैं जो उस लकीर से हट करके लोगों के हित में, लोगों के ज़रूरत के अनुसार कोई अपना फैसला सुनाते हैं और उस पर अडिग रहते हैं। दूसरी बात यह भी है कि आज की जो राजनीतिक सोच है, पहले भी गड़बड़ रही है, मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ ये सरकार से नहीं है, वो राजनीतिक सोच है जो उनको कभी वो चाहता है इंसान कि हम बेहतर करें या कोई कठोर निर्णय लें, कभी कभी उनका उसका पारिवारिक दायित्व, सामाजिक दायित्व भी उसको बाध्य करता है और उसके कलम को रोक देता है कुछ करने से। ऐसी भी व्यवस्थाएं समाज में है। तो यह कहना कि सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट से न्याय पाना या इस दिशा में कोई करना मुश्किल है या नामुमकिन है, या नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सामान्य तौर पे यह कह देना कि वहाँ से ये चीज़ हो ही जाएगा, यह भी संभव नहीं है। और इनकम टैक्स का छापा गुरु रहमान के यहाँ पड़ता है, बरसों से वो व्यवसाय कर रहे हैं, बरसों से वो एजुकेशनल फील्ड में हैं। उन पर ये सर आरोप है कि उन्होंने नौजवानों को भड़काया व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए। कई कोचिंग संस्थानों पे, 7 कोचिंग संस्थानों पे पटना डीएम ने ये रडार गिराया और पता चला है कि मसौरी के 4 कोचिंग संस्थान, एक मनेर के, एक दानापुर के और गुरु रहमान इसमें शामिल हैं उन भड़काने में। आपका कहना बिल्कुल सही है अनूप जी, वही बात हम कह रहे हैं। रहमान जी पे जो केस हुआ है वो दानापुर FIR नंबर 562 है, समझ गए। FIR की कॉपी मेरे पास है। तो सवाल यह है कि हम वही बात कह रहे हैं कि जितने भी ये नुकसान हुए, एक कंट्री के नुकसान है, हमारे आपके नुकसान है। जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने या आवेश में आके यह काम किया है, उन्होंने गलत किया है, इसको कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो भारत सरकार जिम्मेवार है, दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। अगर एक करोड़ों की संपत्ति जली है और जली है उन बच्चों द्वारा जलाया गया है, उनको आप उन्मादी कह लें, उनको आप आतंकवादी कह लें, जो आपको मन बुझाए वो कह लें आप, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो भारत सरकार है। चूँकि आपके सामने कोई तैयारी नहीं थी, अगर आपने स्कीम लाया भी तो आप देश को समझाने में असफल रहे।
आपने देश को पूरी तरह से समझाया नहीं, यह भी आपका दायित्व था। और आपको द्वारा यह कह देना कि यह विरोधी पार्टियों का इसमें साजिश है, ये कैसे संभव हो सकता है? 14 तारीख को आप स्कीम लॉन्च करते हैं और उसी दिन से आंदोलन शुरू हो जाता है, जो 17-16 को आते आते बड़े आकार में आ जाता है। कौन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पूरे हिंदुस्तान में अगर है किसी की इतनी ताकत तो आपकी ताकत है। सरकार ने आज से नोटिफिकेशन जारी की है, सरकार वैकेंसी निकालेगी, बच्चे जाएंगे, अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। पूर्व में जैसे मैंने कहा कि सरकार कहती है कि आने वाले दिनों में इसका जो फ़ायदा है वो देश को पता चलेगा। मेरा कहना है कि आने वाले दिनों में इसके कितने गंभीर परिणाम होंगे वो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और हमारे अवकाश प्राप्त सैनिकों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे आने वाले 4 वर्षों के बाद रिटायर करेंगे, 5वें वर्ष में आएंगे, 6ठे वर्ष में आएंगे, जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी, देश के प्रति, देश के लिए यह एक भयावह स्थिति उत्पन्न होते जाएगा। चलते चलते बिहार के नौजवानों से आप क्या अपील करेंगे इस मामले को? बिहार के नौजवानों से अपील करेंगे, आप स्कीम से नाखुश हैं, नाराज हैं, आपके हित में नहीं है, आप आंदोलन करें, लेकिन वो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो। यहाँ पर एक चीज़ हम कह देना चाहेंगे, जो लोग जनरली कहने में परहेज करते हैं, जैसे हमारे थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष या वायु सेना अध्यक्ष ने कहा, उन्होंने धमकी दिया लोगों को। यह कंडक्ट किसी थल सेना जल सेना अध्यक्ष का नहीं हो सकता है। सरकार को बचाने के लिए आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस मीडिया पे बैठिए तो प्रेस मीडिया के जो एंकर हैं वो टूट जाते हैं। आप सेना अध्यक्ष के विरुद्ध ऐसे बोलेंगे? हाँ, यह सेना अध्यक्ष का, उन लोगों का कंडक्ट गलत है, यह हम खुले तौर पे कहते हैं। उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेना चाहिए था, उनको इनकार करना चाहिए था, उनको ये कहना चाहिए था ये मेरी जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही डिफेंस मंत्रालय की है। तो ये तो देश में सर पहली बार ऐसी हुई है कि किसी योजना को लेके सेना के तीनों सेनाध्यक्ष सामने आकर और मीडिया को बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कहा, लेकिन इसके साथ एक कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सेना अध्यक्ष यह कह रहे हैं कि उनकी बहाली नहीं होगी जिनके ऊपर FIR होगा, जिनके ऊपर जिनका नाम चला आया होगा। प्रॉपर्टी जलाना इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, तोड़ना जस्टिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन हु आर यू, आप कौन होते हैं कहने वाले? कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि हम आंदोलन कर सकते हैं, ये हर नागरिक का अधिकार है कि वो राइट है कि वो आंदोलन कर सकता है। यह युवाओं से क्या अपील होगी? युवाओं से अपील है कि वो अपने हित में लड़ें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से लड़ें। न केवल युवा इस बहाली के लिए, सेना बहाली के लिए, हमारी तो अपील युवाओं से यह होगी कि सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, युवाओं को इसमें अहम भूमिका निभानी है। तो देखा आपने, सर ने बताया कि आप आंदोलन करें लेकिन शांतिपूर्वक करें, कहीं तोड़फोड़ आगजनी करना ये सही नहीं है। तो मैं चलते चलते ये बात कहना चाहता हूं कि तारीख की आंखों ने वो हाल भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अब नए मेहमान से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए गणादेश लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।